ओके, लास्ट टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उसमें से आपको शायद डिबेंचर्स है ही नहीं, राइट? अकाउंटिंग फॉर शेयर ही है। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में सिंपल सी बात है, कंपनी कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अकाउंटिंग आपको करना है। कुछ डेफिनेशंस आपको याद रहनी चाहिए, व्हाट इज कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी याद है, अपन ने सब पढ़ा था। शेयर, शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर, याद है? अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। रिलेवेंट सेक्शंस भी आपको याद रहना चाहिए। अगर वन आंसर क्वेश्चन आया, वन आंसर क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन के साथ किया तो चलेगा, बहुत अच्छी बात है, इंप्रेशन अच्छा आएगा। हाउएवर प्लीज डू नॉट इन्वेंट योर ओन सेक्शन। अपना खुद का ध्यान में आया अपने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। जो सेक्शन पता हो तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। वो भी सिर्फ वन लाइन क्वेश्चन में ही अगर क्वेश्चन आता है और आपको लगता है तो, अदरवाइज का कोई ज्यादा आपको इंपैक्ट नहीं है, कोई ज्यादा आपको रोल नहीं है, थ्योरी आपको ज्यादा पूछते ही नहीं है, सारा ऑब्जेक्टिव ही है। अकाउंटिंग फॉर शेयर करते समय आपको ध्यान है कि जो पैसा डिमांड करती है कंपनी, वो मैक्सिमम कितने कॉल्स में कर सकती है? 5 कॉल्स। कैसे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। वेरी गुड, सेकंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल। या मिनिमम कितना? 1 हो सकता है, मिनिमम 1, मैक्सिमम 5। 4 होंगे तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। 3 होगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 होगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। 1 होगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसा अकाउंट हम यूज करेंगे। सही है? तो कॉल्स के हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। हायरार्की ऑफ कैपिटल और वो सब भी एक बार रिवाइज करना, आपकी कॉपी में सब है। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। उसमें से क्या आता है? इशूड कैपिटल। उसमें से क्या आता है? पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कैपिटल। उसमें आता है कॉल्ड अप कैपिटल और उसमें आता है पेड अप कैपिटल। याद है? कैपिटल के टाइप्स हो गया, हायरार्की हो गई, राइट? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। प्रोरेटा अलॉटमेंट से शुरुआत कर, चलेगा ना? सिंपल सा क्वेश्चन नहीं करते, सीधा प्रोरेटा से करते। व्हाट इज प्रोरेटा अलॉटमेंट? याद है? प्रोरेटा इज व्हेन एप्लीकेशंस आर इन एक्सेस ऑफ इशूड क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी हमको इशू करनी है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई तो उसको बोलते हैं द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। और ओवर सब्सक्राइब्ड हम क्या करते हैं? प्रोरेटा अलॉट करते हैं। मतलब ज्यादा एप्लीकेशन से कम शेयर से, तो कम शेयर्स जो है वो सारे एप्लीकेंट्स को थोड़े थोड़े करके दे देते हैं। मतलब क्वांटिटी जितनी डिमांड की है या अप्लाई की है उससे थोड़ी कम देते हैं। दैट इज व्हाट इज द प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो उसमें थोड़ा सा पैसे कैसे इधर उधर हो रहे हैं और कैसे क्या उसमें एक्सेस मनी का कैलकुलेशन है, वो आपको मजा आएगा समझने में। वैसे भी आपने किया होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। Surya Limited invited applications for 70,000 equity shares of 100 each, payable as under 30 on application, 20 on allotment, 30 on first call, 20 on final call. मतलब सेकंड है नहीं, वो सेकंड और फाइनल कॉल है। Public applied for 90,000 shares. All the applications were accepted by the company. Money on excess applications was used for allotment purpose. Assuming that all the allotment, first and final call were duly received, pass journal entries in the books of company. ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जर्नल एंट्रीज ही करना पड़ेगा। और जर्नल एंट्रीज का ड्राफ्टिंग करते समय क्या करना चाहिए आपने? जर्नल एंट्रीज का ड्राफ्टिंग करते समय आपने एक कॉलम एडिशनल डालना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वर्किंग वाला कॉलम। ठीक है? तो पहले तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज कर लेंगे और फिर उसको अकाउंटिंग करेंगे। देखिए यहां पे एप्लीकेशंस कितनी आई? 90,000 एप्लीकेशंस, राइट?
एंड शेयर्स कितने दे सकते हो आप? यू आर रजिस्टर्ड विथ आरओसी फॉर 70,000 शेयर्स. सो 90,000 एप्लीकेशन है और आरओसी के पास 70,000 शेयर्स की ही परमिशन हमने ली हुई है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, विल हैव प्रो रेटा अलॉटमेंट. प्रो रेटा अलॉटमेंट. और प्रो रेटा रेशियो क्या आएगा? 9:7. प्रो रेटा रेशियो क्या आएगा? 9:7. जिसने भी 9 एप्लीकेशन किया उसको 7 शेयर्स ही मिलने वाले. इसका मतलब कितनी एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हो गई? 20,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा. 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा. इसको कहां यूटिलाइज करेंगे? इसको अलॉटमेंट में यूटिलाइज करेंगे. सही है दोस्तों? वेरी गुड. चलिए ड्राफ्ट की जर्नल एंट्रीज फटाफट. दिस कैन बी योर फॉर्मेट, जिसमें आप क्या कर सकते हो? एक वर्किंग कॉलम एक्सेस डाल सकते हो. ठीक है? डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऊपर हेडिंग दीजिए. वो डालो नहीं डालो एक ही बात है, आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. इन द बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड. इन द बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड. चलिए ध्यान दीजिए एंट्रीज में. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करेंगी आपके शेयर्स के लिए, बरोबर है? यहाँ पे डेट नहीं दी है, कहीं डेट दी हुई तो डेट वाइज करना पड़ेगा. डेट नहीं है तो हम नंबरिंग कर सकते हैं. वेरी फर्स्ट एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट. कितनी एप्लीकेशन आई? 90,000 एप्लीकेशन. एट द रेट रुपीज. रुपीज कितना है एप्लीकेशन का? 30. बरोबर है? 90,000 एप्लीकेशन आई आपको और 30 रुपए के भाव से आई. 27 लाख रुपए आपको जमा हो गए, बराबर है? आपके बैंक अकाउंट में स्ट्रेट 27 lakhs. और ये सारा एडवांस है. इसको आप एक लायबिलिटी अकाउंट में ले जाते हो, जिसको आप कहते हो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27 lakhs. नैरेशन जरूर लिखना है. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. इसमें नैरेशंस नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली पूरे क्वेश्चन पे 1 मार्क, 1.5 मार्क, 2 मार्क काट सकते हैं. ठीक है? सेकंड, एप्लीकेशन मिलने के बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और मीटिंग में अलॉटमेंट किया जाता है. अलॉटमेंट किया तो ये एप्लीकेशन मनी आउटसाइड मनी नहीं रह गया, इट्स द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है. एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. 90,000 एप्लीकेशंस एट द रेट ₹30. 27 lakhs. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. लेकिन हम कैपिटल में कितनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं? 70,000 ओनली. तो यहां पे लिखो 70,000 एप्लीकेशन एट द रेट 30. 21 लाख. तो बची हुई एप्लीकेशंस का क्या करेंगे? अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे. इसलिए क्रेडिट जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. 20,000 एप्लीकेशंस एट द रेट ₹30. 6 lakhs. अलॉटमेंट में हमने एक्सेस एप्लीकेशन को डाल दिया, क्रिएट कर दिया. लेकिन अलॉटमेंट मनी तो डिमांड ही नहीं किया अब तक, तो डिमांड भी करना पड़ेगा. इसलिए थर्ड एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट.
अकाउंट डेबिट, पूरे शेयर्स पे ही डिमांड करेंगे हम 70,000 शेयर्स एट द रेट, अलॉटमेंट का लेना कितना है 20 एट द रेट 20, तो कितना हो जाएगा 14 लाख। और ये डिमांड क्यों किया, क्योंकि हमको शेयर कैपिटल को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, इसलिए क्रेडिट जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 14 लाख। समझ गए दोस्तों? तो एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन कैपिटलाइज करी, अलॉटमेंट मनी को डिमांड किया, अब बारी है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या पूरा अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा? आंसर इज नो। व्हाई नो? ऑलरेडी आपने 6 लाख रुपए अलॉटमेंट में क्रेडिट डाले अगेंस्ट 14 लाख, तो 14 लाख रुपए लेने के हैं, लेकिन 6 लाख रुपए एडजस्ट हो चुके हैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के, तो ऑब्वियसली वो माइनस हो जाएंगे इसमें से। नेट कितना लेना है बोलिए? 8 लाख, तो लिखिए यहां पे 14 लाख माइनस 6 लाख, वर्किंग में डाल दीजिए, आउटर में आएगा 8 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख। क्या अलॉटमेंट मनी किसी ने ड्यूब किया? बोलो। अज्यूमिंग दैट ऑल दी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल वेयर ड्यूली रिसीव, चलो किसी ने ड्यूब भी नहीं किया, ड्यूब किया तो कौन सा अकाउंट यूज करते थे? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, लेकिन यहां किसी ने डुबाया नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ गए? यहां क्या हुआ, यहां हमारा अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन कैपिटलाइज हुई, अलॉटमेंट मनी डिमांड किया, अलॉटमेंट मनी रिसीव किया। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें फर्स्ट कॉल को डिमांड करना है। फिफ्थ एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर्स कितने हैं? 70,000 एट द रेट, फर्स्ट कॉल का मनी कितना है? 30, कितना हो जाएगा? 21 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर्स एट पार दिए हुए, मतलब फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम है। अगर फेस वैल्यू से इश्यू प्राइस ज्यादा रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। और आपको ध्यान है, प्रीमियम का जो है, जो भी रुपया आप ले रहे हो उसको कैपिटल में नहीं रखना है, उसको अलग से एक अकाउंट में रखना है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और उसको अलग करने के लिए कौन कहता है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अलग करो। और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसका तरीका बताता है। ठीक है, खैर सेक्शंस की आपको जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल को क्या किया हमने? डिमांड किया। आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग फर्स्ट कॉल डिमांडेड, बीइंग फर्स्ट कॉल डिमांडेड। अब क्या करेंगे? अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 21 लाख, सभी ने पे किया, नहीं पे किया होता तो कॉल्स इन अरियर्स में जाता था। डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 21 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल डिमांड किया गया, फर्स्ट कॉल रिसीव किया गया। क्लैरिटी है यहां तक? आगे क्या करेंगे?
सेवेंथ एंट्री करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल को डिमांड करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर्स कितने? 70,000 एट द रेट कॉल कितने रुपए का है? 20 रुपीज का है। कितना हो गया? 14 lakhs। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 14 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 14 lakhs। और एट्थ एंट्री, इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 14 lakhs टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 14 lakhs। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 14 lakhs। सिंपल है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन इज ओवर, बस इतना सा करना है। 8 एंट्री और मार्क्स कितने रहेंगे? 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 तो नहीं रहेंगे, 8 ही रहेंगे इसमें। बस एक एंट्री पे 1 मार्क, और क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू वांट? राइट, सिंपल है, गुड। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चले आगे, कोई डाउट नहीं, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, समझिए क्वेश्चन को। वाडेकर एंड कंपनी लिमिटेड made an issue of 40,000 equity shares of 20 each payable as follows on application 5 on allotment 10 first call 3 second and final call 2। 5 और 10 15, 15 और 3 18, 2 20 बराबर टैली हो रहा है। The company received applications for 54,000 shares of which applications for 9,000 shares were rejected and money refunded and money on remaining applications after allotment of 40,000 shares diverted on allotment, मतलब adjust कर लिया allotment में in short। All the shareholders paid up to second call except Savita, the allottee of 500 shares failed to pay the final call। The expenses of issue amounted to 5,000। Pass journal entries and show balance sheet in the books of Wadeker and Company Limited। चलिए बनाइए, पहले journal entries करना पड़ेगा। journal entries का ड्राफ्ट कीजिए। लिखिए वहां पे इन द बुक्स ऑफ वाडेकर एंड कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज।
सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशंस मिलेगी, कितनी मिली 54,000 एप्लीकेशंस, पहली एंट्री। डेट इस क्वेश्चन में भी नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट 54,000 एप्लीकेशंस @rupees 5 @rupees 5। कितना हुआ 2,70,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000। सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 54,000 एप्लीकेशंस को एडजस्ट करना है हमें, टोटल अमाउंट है 2,70,000। इसमें से सबसे पहले कैपिटल में जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल में कितना जा सकता है, ओनली 40,000 एप्लीकेशंस @rupees 5, 5 चौक 20, 2 लाख। कुछ एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किया और उसका पैसा रिफंड किया, इसलिए आएगा टू बैंक अकाउंट। कितनी क्या 9,000 एप्लीकेशंस @5 45,000। और बची हुई एप्लीकेशंस क्या किया, the remaining applications after allotment of 40,000 shares diverted to allotment, मतलब to equity share allotment, to equity share allotment। कितनी एप्लीकेशंस है दोस्तों बताओ, हैं कुछ भी। 54,000 एप्लीकेशन में से 40,000 कैपिटल में गई, 9,000 रिफंड हो गई, कितनी बची 5,000 ओनली। 5,000 एप्लीकेशंस @rupees 5, 25,000। ये हुई आपकी सेकंड एंट्री। ये समझी क्या आपको सेकंड एंट्री, देखो जरा समझी पक्का। कैपिटल में गया, कुछ रिफंड हो गया, जो बचा वो कहां चले गया, वो अलॉटमेंट में चले गया, तो एप्लीकेशन खत्म हो गया। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट को डिमांड करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिमांड तो सब पे करेंगे, शेयर्स कितने दिए हमने 40,000, तो 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना है देखो 10 रुपया है, 10 रुपीज। कितना हो गया 4 लाख। इसमें प्रीमियम है क्या, नहीं प्रीमियम कहीं भी नहीं है। इसलिए सीधा जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। डिमांड हो गया सब पे। डिमांड के बाद क्या करना पड़ेगा, मनी रिसीव करना पड़ेगा। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट किसने डिफॉल्ट किया क्या, नहीं किया। अलॉटमेंट में डेबिट कितना है 4 लाख, माइनस ऑलरेडी क्रेडिट कितना चले गया है 25,000, मतलब पैसा कितना मिलेगा 3,75,000। ये बात समझे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,75,000 बराबर है 3,75,000।
अलॉटमेंट क्लोज हो गया प्रॉपरली। अलॉटमेंट क्लोज होने के बाद वी कैन डिमांड फॉर फर्स्ट कॉल। डिमांड सब पे होता है, इसलिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹3। कितना होगा? 1,20,000। to equity share capital account 1,20,000। एंड फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। एनीबडी ड्यूड फर्स्ट कॉल? नो, पूरा बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 to equity share first call account 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 6th एंट्री होगी। 7th एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव होने के बाद हम क्या करेंगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल को डिमांड करेंगे। एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स, और उस पे फाइनल कॉल है ₹2 का 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। लेकिन एक चीज हो गई, इसको जब रिसीव करने वाले थे तो किसने पैसा डुबाया? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो एक्सेस मनी था वो एडजस्ट वैडजस्ट सब हो गया है, तो उसकी वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला? 500 शेयर्स पे नहीं मिला, मतलब कितने में मिला? 39,500 शेयर्स पे मिला एट द रेट ₹2। जो नहीं मिला वो कहां जाएगा दोस्तों? कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 500 शेयर्स एट द रेट ₹2। कितना हो गया वो? 1000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वो पूरा क्लोज हो जाएगा क्योंकि अपन ने अरियर्स अलग कर दिए। तो 40,000 शेयर्स एट द रेट 2 यानी कितना हो जाएगा? 80,000। तो ये कितना हो जाएगा? 79,000। ये आपकी सेकंड कॉल की एंट्री। इसमें कोई डाउट है? लेकिन इस क्वेश्चन में एक एंट्री और आएगी। क्या हुआ देखो, द एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड टू 5,000। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको शेयर इशू एक्सपेंसेस कहते हैं, इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो ये इशू के एक्सपेंस है, मिसलेनियस में डालेंगे। लिखिए, एक एंट्री लिखिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये जो हमने खर्चा किया, ये खर्चा बैंक में से दिया होगा, इसलिए खर्चे को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 5,000। मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। ये एक एंट्री छोड़ दोगे तो 1 मार्क या 1.5 मार्क काट दिया जाएगा, इसलिए वो छोड़ना नहीं। आखिरी में सिर्फ एक लाइन दी थी, द एक्सपेंस ऑफ इशू अमाउंटेड टू 5,000, उसके एंट्री करनी थी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट चलेगा। ठीक है,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट भी चलेगा, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस करना। मिसलेनियस अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक ऑन 5000, दैट्स ऑल। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ वाडेकर एंड कंपनी लिमिटेड। चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं, बनाइए बैलेंस शीट फास्ट, ड्राफ्ट कीजिए बैलेंस शीट। नरेशन क्या है? बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड। इस प्रकार से बनेगा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये वर्टिकल बैलेंस शीट रहेगी, ठीक है? क्या रहेगी? वर्टिकल बैलेंस शीट। लिखिए फॉर वाडेकर एंड कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन एज एट लिखो, एज ऑन भी नहीं, एज एट, और डेट नहीं मालूम छोड़ दो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर और अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ऊपर रुपीस का सिंबल, इतना बनाना कम से कम। सीरियल में सबसे पहले रोमन 1 डालना, यहां पे लिखना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अंडरलाइन कर देना। उसमें पहला बुलेट लिखना शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, और नोट नंबर 1 कर देना, शेयर होल्डर्स फंड्स और नोट नंबर 1। और ये नोट नंबर क्या चक्कर है? ये पीछे नोट्स बनाएंगे कुछ छोटे छोटे हम, ठीक है? इसमें लिखेंगे नोट्स। जो भी फिगर फाइनल करना है वो नोट्स में करते हैं, और फाइनलाइज्ड फिगर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यहां नोट नंबर 1 कर दो, और यहां पे लिख दो उसका हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें पहला बुलेट डालो और लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने कितने शेयर्स दिए? 40,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, कितने का एक शेयर है? 20। 40,000 शेयर्स एट द रेट 20, कितना हुआ? कितना हुआ? 8 लाख, ठीक है? लेकिन इसमें से पैसा कितना मिला? कुछ भी नहीं मिला है। लिखिए नीचे लेस कॉल्स इन अरियर्स, लेस कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन कितने आपके? देखो आपके इसमें है कॉल्स इन कितने आपके इसमें? 1000, लिखो लेस 1000। टोटल कितना हो जाएगा? 7,99,000, 7,99,000। सही है दोस्तों? और ये हमको यहां लिखना है, करंट ईयर में लिखना है 7,99,000, प्रीवियस ईयर में डैश, प्रीवियस ईयर थी नहीं, कंपनी अभी बनी है। इसके अलावा कोई लाइबिलिटी है क्या हमारी फिलहाल दी हुई? कुछ भी नहीं है, कुछ लाइबिलिटी नहीं है, मतलब यहां पे कुछ भी नहीं आने वाला। आप सीधे इसकी टोटल ले सकते हैं, लाइबिलिटी साइड की टोटल। यहां पे लिखिए टोटल, टोटल 7,99,000। फिर सेकंड साइड लिखिए असेट्स, असेट्स, और असेट में पहला पॉइंट लिखिए बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस।
अब आपका जितना कैपिटल है उतना तो कैश में आया हुआ है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स आपने छोड़ दिया है, तो 7,99,000 कैश में आया था, मतलब बैंक में आया था, लेकिन उसमें से 5,000 का आपने खर्चा कर दिया है, याद है? तो अब क्या करोगे, 5,000 इसमें से हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 7,94,000, सही है? या आप ये जो एंट्रीज है इसमें सारे बैंक की टोटल करिए, ये 270, उसके बाद में 375, उसके बाद में 120, ठीक है, ऐड करते जाओ, फिर 79 ऐड करो और फिर -5,000 करो, एग्जैक्टली वहीं पहुंचोगे आप, 7,94,000, ठीक है? और दूसरा लिखो, दूसरा बुलेट डालो, लिखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है वो, 5,000, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है, 5,000, टोटल कितना हो गया, 7,99,000, 7,99,000, यहां पर लिख दो टोटल। बैलेंस शीट टालिए क्या, हाँ टालिए। एक ध्यान देना, वैसे ये बैलेंस शीट गलत है, लेकिन स्टेट बोर्ड में आपको ऐसी बनानी है। गलत क्यों है, ये 5,000 के लिए कोई हेड ही नहीं है बैलेंस शीट में एक्चुअली। अगर आप शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट देखेंगे पार्ट 1 की, तो उसमें ऐसा नहीं आएगा, ये 5,000 निगेटिव फिगर करके यहाँ आनी चाहिए। यहाँ पे एक आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में निगेटिव करके आएगा 5,000, ठीक है? और ये 7,94 पे टैली होनी चाहिए, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले ये सब ऐसा करते नहीं, वो ऐसा लिखते हैं और टैली करते हैं, ठीक है? तो आपको स्टेट बोर्ड के हिसाब से फिलहाल करना है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से ऐसा ही होगा, नहीं तो उनको समझेगा नहीं। जब आप शेड्यूल 3 पार्ट 1 पढ़ोगे सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि कंपनी एक्ट में शेड्यूल 3 में दिया है, तो देयर इज नो हेड एक्सप्रेसली फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स नॉट रिटन ऑफ। तो हम क्या करते, जो हमारा रिजर्व सरप्लस वाला जो नोट 2 रहता है उसमें से माइनस कर डालते। अब यहाँ पे रिजर्व सरप्लस कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ माइनस होगा, तो इसलिए मैंने कहा था ये यहाँ पे आएगा 5,000 इनटू ब्रैकेट, और यहाँ आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ आएगा नोट 2, और यहाँ आएगा 7,94,000, और यहाँ पे ये सब कुछ आएगा ही नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, ये आएगा ही नहीं, ये भी टैली होगा 7,94,000 पे। तो बात एक ही है, बैलेंस शीट वो भी टैली है, बैलेंस शीट ये भी टैली है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये ठीक है, ऐसा करना है, दैट्स ऑल। Got the point clear? So this is what is your balance sheet. Simple. Question complete हो गया? With explanation complete हो गया, ठीक है? राइट, एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें फॉरफीचर भी है, री इशू भी है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 देखिए। Mahindra Company Limited issued 50,000 equity shares of 100 each payable as follows on application 25, on allotment 30, on first call 25, on second call 20. The company received applications for 48,000 shares. All the applications were accepted and shares were allotted. The directors made both the calls. One shareholder, Mr. Karan, holding 400 shares, failed to pay the final call. His shares were forfeited and reissued as fully paid up at 70 per share. Pass necessary journal entries in the books of company. ड्राफ्ट कीजिए जर्नल एंट्रीज। ये नोट समझ गई ना, नोट कैसे बनाना, नोट भी क्लियर है आपको सबको? ऐसे एक के नीचे एक 2-3 नोट्स आपकी बन सकती है, रिजर्व सरप्लस के लिए अलग और कुछ रहा तो अलग, अदरवाइज इतना काफी है। लिखिए टाइटल, इन द बुक्स ऑफ महिंद्रा कंपनी लिमिटेड, in the books of Mahindra Company Limited, journal entries.
डेट यहां पे भी नहीं है, नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 प्रोरेटा है क्या? प्रोरेटा नहीं है, उल्टा हो गया यहां पे ओवर सब्सक्राइब नहीं, यहां पे शेयर्स अंडर सब्सक्राइब्ड है। और अंडर सब्सक्राइब्ड है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशू लॉट होना चाहिए, नहीं तो आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, यहां पे कितने शेयर्स देने थे? 50,000 इक्विटी शेयर्स देने थे, और कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 48,000 शेयर्स। सही है, तो 50,000 शेयर्स देने थे, 40,000 एप्लीकेशन मिली। ये इसका 90% और अबव है क्या? हाँ है। 50,000 का 10% 5,000 माइनस करो 45, मतलब ये 45 तक रहेगा तो चलेगा, 44,999 रहेगा तो ये हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। डू अंडरस्टैंड? दिस द कंपनी लॉ। तो उसके हिसाब से यहाँ फिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, पहली एंट्री बैंक की अगर आपने 50,000 से कर ली, हो गया गड़बड़। एप्लीकेशंस कितनी मिली है? 48,000 शेयर्स की, तो अलॉटमेंट कितना होगा? 48,000 शेयर्स का ही होगा। ठीक है, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 एप्लीकेशंस एट द रेट कितना है? 25 पर एप्लीकेशन, 25 पर एप्लीकेशन। कितना रहा वो? ना 12 lakhs टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 lakhs। नरेशंस लिखते जाइए प्रॉपरली। एप्लीकेशन मिली। सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा 12 lakhs। वो कहां जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडर सब्सक्राइब्ड है ये, लेकिन ठीक है, 90% क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हम अलॉटमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन मिली, कैपिटलाइज हो गई। नेक्स्ट क्या होगा? अलॉटमेंट मनी को डिमांड करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो कितना आएगा? 48,000 शेयर्स पे ₹30 आएगा। समझेगा दोस्तों कैसा आया? क्योंकि यहां पे 50,000 का भी कोई हिस्सा भी नहीं रहेगा, हमने शेयर्स ही कितने दिए? 48,000, तो अलॉटमेंट मनी कितना आएगा? 48,000 पे 30 डिमांड कर सकते हैं आप, दैट्स इट। बराबर है, हो जाएगा 14 lakhs 40,000। डू अंडरस्टैंड दिस? 14 lakhs 40,000 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, ये भी जाएगा कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 14 lakhs 40,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का चक्कर तो है नहीं, पूरा पूरा पैसे लेना है। किसी ने डुबाया क्या अलॉटमेंट मनी? देखो, नहीं, अलॉटमेंट मनी किसी ने नहीं डुबाया, पूरा पैसा मिला। बैंक अकाउंट डेबिट 14 lakhs 40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14 lakhs 40,000 being allotment money received।
उसके बाद में फर्स्ट कॉल डिमांड करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट, वो कितने पे होगा? 48,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, वो है 25 का, 12 lakhs। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 lakhs being first call demanded। फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 12 lakhs, ये भी किसी ने ड्यूब नहीं किया, एक बार चेक कर लो चाहिए तो क्वेश्चन में किया है क्या? Directors made both the calls. One shoulder Mr. Karan holding foreign shares failed to pay the final call, not the first call. ठीक है? To equity share first call 12 lakhs। फर्स्ट कॉल भी हमारा क्लोज हो गया, डेबिट भी आया, क्रेडिट भी आया। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन कैपिटलाइज हुई, अलॉटमेंट डिमांड किया, अलॉटमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल डिमांड किया, फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ, सिक्वेंशियली सब कुछ हो गया। सेकंड कॉल के लिए आते हैं, लिखिए एंट्री नंबर 7, डिमांड करो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कितने? 48,000 एट द रेट रुपीज, कितना लेना है? 20, 48,000 शेयर्स। ठीक है, कितना हुआ वो? 9,60,000 हुआ क्या? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,60,000। डिमांड तो सब पे होगा, इसलिए सबकी एंट्री आई। ओके, अब बात करते हैं रिसीट की। 8, करण ने 400 शेयर पे ये कॉल नहीं दिया, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। 400 शेयर पे नहीं मिला तो कितने शेयर पे मिला? 47,600 शेयर्स पे मिला होगा, सही है, एट द रेट 20। जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स, अकाउंट डेबिट लेना है 400 शेयर्स पे 20 रुपया, 4 दूने 8,000, सही है बच्चा? टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो पूरा क्लोज करो 48,000 शेयर्स पे ₹20, यानी 9,60,000। 8,000 माइनस करो तो हो गया 9,52,000। मल्टीप्लिकेशन करते बैठने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ये सेकंड कॉल हमको रिसीव हुआ, बट एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स। हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। क्या किया इसके शेयर ने? फॉरफिट किया। फॉरफिट की एंट्री ध्यान से समझो। 9, फॉरफिट करना है। फॉरफिट करना है तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जब आप शेयर इश्यू करते हो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, तो फॉरफिट करोगे तो क्या होगा? शेयर कैपिटल को डेबिट जाएगा। लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक बात ध्यान से समझिए, कॉल कितना डिमांडेड था, जितना कॉल्ड अप था उतना ही रिवर्स होगा। व्हाट आई मीन टू से, 25 रुपीज डिमांड करने नहीं पड़ते, पहले आ जाते। ये हमको मिले, ये हमने डिमांड किए थे या आग भी गए थे। 30 रुपीज भी डिमांड किए थे,
₹25 भी डिमांड किए थे और ₹20 भी डिमांड किए थे, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू क्या हुई? कॉल्ड अप वैल्यू है ₹100 पर शेयर, हुई क्या? कॉल्ड अप वैल्यू है ₹100 पर शेयर। मान लो इसने फर्स्ट कॉल डुबाया रहता और हमने यहीं पे इसका फॉरफीचर किया रहता, तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या रही थी? यहां पे फॉरफीचर करे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ₹80 कॉल्ड अप वैल्यू है, तो ₹80 शेयर कैपिटल में डेबिट होगा। अगर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट किया होता तो 25 और 30 ₹55 कॉल्ड अप उतना ही डेबिट कर रहा। आप जहां फॉरफिट कर रहे हो उस वक्त कॉल्ड अप वैल्यू क्या है वो देखो, क्या क्या कॉल किया है। यहाँ चारों कॉल्स हो चुके हैं, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? पूरी पूरी 100 हो गई। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? 100 लेंगे। लिखो यहाँ पे 400 शेयर्स @100, पूरा डिमांड किया था इसलिए पूरा आएगा। कितना आएगा वो? 40,000 नहीं, 4,000 की 40,000? 40,000, 4 शून्य आ रहे ना, 40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो वो रूल लगाना पड़ता था रिसीव्ड है कि नहीं है। रिसीव्ड है तो उसको इग्नोर करना है सब चीजों में से, रिसीव्ड नहीं होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर नहीं मिला होगा तो, मिला है तो टेंशन नहीं। ओके, यहां तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। देन जो पैसा मिला है, व्हाट आई एम सेइंग, जो पैसा मिला है उसको हम फॉरफिट कर लेते, इसलिए हम वो गेन वाले अकाउंट में डालेंगे। नॉमिनल अकाउंट गेन लिखो, टू शेयर फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। 400 शेयर्स पे उसने लास्ट कॉल नहीं दिया ₹20 का, मतलब बाकी सब दे दिया था, तो बाकी सब कितना हो गया? 80। ये हमने फॉरफिट कर दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 32,000, सही है क्या? 32,000। और जो नहीं मिला उसको राइट ऑफ कर दो। तो क्या नहीं मिला था? ये कॉल्स इन अरियर्स, इसको राइट ऑफ करना है, मतलब क्रेडिट कर देना है, इसलिए यहां पे आएगा टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। एक बात और ध्यान रखो, अगर हमने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर नहीं किया रहता तो नाम क्या आया था? सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे क्या नाम आता था? सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमने उसको क्लोज करके अरियर्स में डाल दिया, इसलिए यहाँ पे अरियर्स लिख रहे हैं, ठीक है। अगर अरियर्स में नहीं डाला होगा तो कॉल का नाम लिखने का, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सिंपल। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 400 shares @20 and that is 8,000। एंट्री टैली हुई क्या देखो आपकी, being 400 shares forfeited for non-payment of final call, being 400 shares forfeited for non-payment of final call। समझ गए कितनी बातें? गॉट इट? सिंपल है। फॉरफिचर क्या हुआ? कैपिटल रिवर्स किया, कैपिटल में डेबिट। जो पैसा मिला था फॉरफिट कर दिया, गेन कर लिया, जब्त कर लिया, इसलिए उसको क्रेडिट। और जो नहीं मिला उसको राइट ऑफ कर दिया, इसलिए उसको भी क्रेडिट। अब ये पूरे 400 शेयर कंपनी के पास है, कंपनी उसको सजा के रखेगी क्या? वाह वाह वाह, कितने बढ़िया फॉरफिटेड शेयर है करके? ये डेफिनेटली नहीं। कंपनी ने क्या किया, आगे पढ़ो, एंड रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। अब ये पहले ही पे हो चुके थे कुछ, हमने फॉरफिट करके रीइश्यू कर रहे हैं, सेकंड क्वालिटी के शेयर हो गए तो थोड़े सस्ते में बिकते हैं, इसलिए फुल्ली पेड अप। मतलब ये शेयर ₹100 का मान के दे दिया कंपनी ने, लेकिन ₹70 में दे दिया। भाई कंपनी को फायदा हुआ है ना 32,000 का, एक शेयर पे ₹80 का फायदा है। तो जो अभी बायर है, अभी जो शेयर को सब्सक्राइब कर रहा है, वो इन्वेस्टर कहता है कि कंपनी मुझे भी थोड़ा सा फायदा दो, तो कंपनी बोलती है ठीक है ₹30 तेरे को ऑफ, 70 पे ले ले 100 का शेयर, फुल्ली पेड अप, आगे कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया विन विन सिचुएशन है। चलिए 10th एंट्री, ये शेयर इश्यू है, कंपनी को क्या मिला? फिर से पैसा। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, सारे शेयर्स रीइश्यू किए, इसलिए 400 शेयर्स। कितने में रीइश्यू किया? 70 पर शेयर, बरोबर है क्या? इसका मतलब अभी कंपनी को कितना मिला? 28,000
28,000, 7 चौक 28, 28,000। लेकिन शेयर दिया कितने का? 100 का। मतलब ये अगर ट्रांजेक्शन देखो सिर्फ रीइशू वाला, तो उसमें तो कंपनी को नुकसान है। सिर्फ रीइशू, दोनों मत देखो, फॉरफीचर और रीइशू मत देखो, सिर्फ रीइशू देखो, तो सिर्फ रीइशू करते समय कंपनी को कुछ तो नुकसान हुआ है। लेकिन वो नुकसान कंपनी ने क्यों उठाया? कि उसको फायदा हुआ था बहुत बड़ा। इसका मतलब कंपनी का फायदा थोड़ा कम हुआ है। नुकसान नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? कंपनी का फायदा थोड़ा कम हुआ है। कैसे? जब कंपनी ने फॉरफिट किया तो कंपनी को 80 रुपया पर शेयर फायदा हुआ था। इसी में से 30 का डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है इन्वेस्टर को। मतलब ये गेन थोड़ा कम हो रहा है, और गेन को कम करना तो क्या करना? डेबिट करना। इसलिए हम बोलेंगे शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 400 शेयर रीइशू करते समय 30 रुपए का नुकसान हुआ। 4 तारीख 12, 12,000। लेकिन शेयर्स तो अभी इशूड हो गए, तो कैपिटल तो बन गया फिर से, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 शेयर्स की फेस वैल्यू है 100 रुपया, फुल्ली पेड अप है शेयर, मतलब 100 रुपए पे कैपिटल को वैल्यू करना पड़ेगा। और वो कितना हो गया? 40,000। वो कितना हो गया बेटा? 40,000। being 400 shares reissued या being forfeited shares reissued। समझे इतना? रीइशू समझ गए? 70 में दिया, कंपनी को 70 रुपया मिला, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 70 से, इसमें 30 रुपया का गेन कम हुआ, मतलब ही नुकसान हुआ, तो हमने फॉरफीचर में डेबिट कर दिया। गेन था वो गेन में से डेबिट कर दिया इधर, और शेयर इशू हुआ तो शेयर कैपिटल में क्रिएट हो गया फेस वैल्यू से, सिंपल। लेकिन फॉरफीचर और री इशू में कुछ फायदा भी हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो नेट नेट हिसाब करना पड़ेगा। तो नेट नेट हिसाब के लिए एक और एंट्री आएगी, एंट्री नंबर 11 लिखिए, शेयर फॉरफीचर। ये जो आपको गेन हुआ ये बार बार होने वाला है क्या? अभी नहीं, रिकरिंग गेन नहीं है, वन टाइम गेन, मतलब कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन नॉमिनल अकाउंट में नहीं रख सकते, ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। कहां? कैपिटल रिजर्व में। इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन है अमाउंट कितना। देखो दोस्तों ध्यान से समझो, अगर आपने क्रेडिट 32,000 माइनस डेबिट 12,000 किया तो कभी सही आएगा, कभी गलत भी आ सकता है। दिस डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, और क्वांटिटी दोनों की सेम है, इसलिए यहां पे रिजल्ट सही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन 400 शेयर्स में से मान लो 300 शेयर्स ही रीइशूड है। कितने? 300। तो अगर आपने क्रेडिट डेबिट का सेट ऑफ किया तो पक्का गलत आएगा। तो सर फिर इसके लिए क्या करना? ये क्रेडिट डेबिट का हिसाब ही नहीं करना, पर शेयर हिसाब करना। री इशू कितने शेयर हुए? 400। मैं यहां पे लिखूंगा 400 शेयर्स। री इशू हुए 400, तो 400 शेयर्स एट द रेट। अच्छा ध्यान दो, पहले स्क्रीन में ध्यान दो। फॉरफिट किया तो पर शेयर फायदा कितना हुआ था? क्या बोल रहा हूं मैं? फॉरफिट किया था तो पर शेयर फायदा कितना हुआ था? 80। इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा 80। फिर मैं आपको पूछ रहा हूं रीइशू किया तो पर शेयर नुकसान कितना हुआ? 30। पर शेयर का कैलकुलेशन करना है भाई। एक शेयर फॉरफिट करने में कंपनी को 80 रुपए फायदा हुआ था, लेकिन वो शेयर रीइशू करने में कंपनी को 30 रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए मैं क्या करूंगा? 80 माइनस 30, एंड व्हाट इज दैट? 50। सही है। 50 रुपीज क्या हुआ है कंपनी को? नेट नेट फायदा हुआ है 50 रुपीज। और 50 रुपीज फायदा कितने शेयर पे? 400 शेयर पे। 5 चौक 20, कितना हो गया? 20,000 हुआ क्या? 20,000 लिख दो यहां पे, 20,000। खत्म कहानी। सर ये तो लॉन्ग कट हो गया, लेकिन नहीं, लॉन्ग कट नहीं हुआ, करेक्ट पाथ हुआ ये। यहां पे ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है। 32,000 माइनस 12,000 इज 20,000, परफेक्ट है। लेकिन ये परफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि 32,000 की क्वांटिटी कितनी है? 400, और 12,000 की क्वांटिटी कितनी है? 400, इसलिए गेन कितने में है? 400 पे। क्वांटिटी मैच होंगी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉरफिट किए 400 शेयर्स और रीइशू किए 300 शेयर, पूरा हिसाब किताब बदल जाएगा।
हिसाब किताब बदल जाएगा। इसलिए आपने क्या करना चाहिए, एक शेयर पे गेन कितना, एक शेयर पे लॉस कितना, नेट हो गया 50, कितने रीइशू किए, कितने रीइशू किए, उससे मल्टीप्लाई कर डालना, खत्म, कभी भी गलत नहीं होगा, नेवर एवर। तो ये हिसाब ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। तो कितना हुआ 20,000 एंड द क्वेश्चन इज क्लोज्ड, एंड द क्वेश्चन इज क्लोज्ड। नहीं, अगर यहां पे नहीं लिखा होगा तो यहां पे नहीं लिखना, लेकिन यहां पे अगर ट्रांसफर किया होगा तो वही लिखना पड़ेगा। आप किसको राइट ऑफ कर रहे हैं, अरियर्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, या आप किसको राइट ऑफ कर रहे हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल को। यहां अरियर्स में डाल दिया और यहां सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो वो तो बचा ही नहीं है। सेकंड एंड फाइनल कॉल में डेबिट कितना है और सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट कितना है, वो तो मैच हो, वो तो खत्म हो गया अकाउंट, वो अकाउंट बचा ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे हम? समझ में बात? गुड। तो ये था आपका फॉरफीचर एंड रीइश्यू। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन? श्योर, ओके। ऐसा क्वेश्चन है तो कर सकते हो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखोगे तो उसमें रीइश्यू किया है, उसने पर शेयर नहीं दिया है, उसने क्या कर दिया, अमाउंट दे दी। जैसे यहाँ पे अमाउंट कितनी है 28,000 है हमारी, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये अमाउंट कितनी है 28,000 है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 40,000 अमाउंट दे दिया है उसने क्वेश्चन में, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इतने शेयर्स इतने रुपए में दिए तो टोटल 40,000 डिवाइड करोगे तो पर शेयर भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो 19 को जो है जरूर करना होमवर्क में। बाकी फॉरफीचर तो आप कर ही सकते हो, 17, 18 वो भी प्रैक्टिस में जरूर करना, प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। If you have any query, any doubt, you can call on helpline number. If you have my number, no problem. तो आप मुझे डायरेक्टली भी आप कॉल्स कर सकते हो या क्वेरी पूछ सकते हो until you have your exam time, right? Thank you so very much. And कुछ सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है पेपर के हिसाब से, which are very very important. सबसे पहली बात, जब आप क्वेश्चन लिखोगे मार्जिन डालोगे, मार्जिन डालते हो ना आप, मार्जिन डालते हो, राइट साइड मार्जिन मत डालना अकाउंट्स में, राइट साइड मार्जिन नहीं, लेफ्ट साइड की तो रहेगी ही रहेगी, पेपर में बाय डिफॉल्ट ही रहेगी, राइट साइड के मार्जिन डालने का नहीं, क्योंकि अपने को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। Whenever we are writing, जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन नंबर वहां पे लिखना है, उसका रोमन का इंग्लिश, इंग्लिश का रोमन ऐसा चेंज नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन 1 है, यू शुड राइट क्वेश्चन 1, ए लिखा है तो ब्रैकेट में ए, और उसमें से फर्स्ट विकल्प है तो आगे 1 लिखो ना आप, ऐसे क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 1 A1 मतलब क्वेश्चन 1 का ए में का 1, और अगर वो फिल इन द ब्लैंक है तो राइट द सेंटेंस ओवर हियर। उसी का 2 कर रहे हैं, इसी के नीचे 2 लिखो, राइट द सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। उसी का 3 कर रहे हैं, उसी में 3 लिखो, राइट द सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। ये पांचों लिख के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मान लो यहाँ पेज 5 लाइंस ही भरी है आपकी, नीचे लिखना है, नो प्रॉब्लम, एक हाथ 2 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो क्वेश्चन 1 B और B में का 1, फिर मैच द पेयर है वो आपने लिख दिया, फिर B में का 2 मैच द पेयर है लिख दिया आपने, B में का 3 लिख दिया आपने, नो प्रॉब्लम। अभी और जगह है, आपको लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, नो प्रॉब्लम, डाल दो आप क्वेश्चन 1 C का 1, या C में A है, 1 दिया ही नहीं है तो A लिखो, डोंट चेंज द पैरामीटर, जो दिया है वो लिखो, और वो A B C ऐसा लिखते चले जाओ। यहां जगह फिल हो गई, फाइन, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सपोज ऐसा करते करते आपका क्वेश्चन आ गया 1D, क्वेश्चन क्या आ गया 1D, और वो आपने यहां सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन 1D या E वॉट एवर, E भी आया, E आपने सॉल्व कर लिया। अब जगह बची है, क्या करोगे, क्वेश्चन 2 रॉन्ग, क्वेश्चन 2 यहां नहीं आएगा, यहां लाइन खींचोगे, पेज स्क्रैच करोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे आप स्ट्रेट अवे नेक्स्ट पेज पे जाओगे और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 2 सॉल्व करोगे, ऑलरेडी मार्जिन रहेगी वहां पे, सीधे लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स ऑल। 2 में ABCD नहीं है, बस 2 each लिखेंगे, 2 each, फ्रेश क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज। सब क्वेश्चन एक आधा आगे पीछे नीचे आ सकता है, जगह भरो मत, आपने पैसे दिए हैं एग्जाम फीस, उसी के चलते आपको आंसर शीट मिल रही है, भरपूर इस्तेमाल करो आंसर शीट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन कहीं भी मत करो, मार्जिन में इधर उधर मत करो, लास्ट पेज को रफ पेज बना लो, उसमें कैलकुलेट लिखो ऊपर रफ पेज, और उसमें कैलकुलेशंस करो, चलेगा।
या वैल्यूअर को, सॉरी एग्जामिनर को जो आपका एग्जाम ले रहा है उसको आप सप्लीमेंट मांग के देखो कि सर मुझे पहले ही सप्लीमेंट मिल सकती है कि मुझे रफ वर्क करना है, तो सप्लीमेंट का लास्ट पेज को रफ वर्क करो, मतलब आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, सप्लीमेंट अलग से रह सकती है। लेकिन वो बोलता नहीं नहीं सप्लीमेंट नहीं देंगे, मेन आंसर शीट खत्म हो जाएगा, ठीक है मत दे भैया, नो प्रॉब्लम। तो फिर हम हमारे मेन आंसर शीट का लास्ट पेज या लास्ट बट वन पेज जो अंदर का होगा उसको रफ वर्क करके लिख देंगे। गॉट पॉइंट क्लियर? इधर उधर नहीं लिखेंगे, आंसर्स एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे। फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट है, आखिरी में समय मिला तो एडजस्टमेंट को पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, एक ही इंक यूज करो एडजस्टमेंट के लिए। ऑब्वियसली सेकंड इंक नहीं यूज करना, हाईलाइटर बिल्कुल यूज नहीं करना, रेड ग्रीन इंक बिल्कुल यूज नहीं करना, रेड इंक वैल्यूअर की है, ग्रीन इंक मॉडरेटर की है, ब्लू ब्लैक चलेगा। गॉट पॉइंट क्लियर? और अच्छे से लिखो, एक लाइन को दूसरी लाइन चिपक चिपक के आ रहा है बड़े बड़े हैंड राइटिंग से, बिल्कुल वैसा मत करो, एक लाइन छोड़ छोड़ के भी मत लिखो, राइट वाइजली जो वैल्यूअर को अच्छा लगे, बिकॉज दिस इज योर कम्युनिकेशन, दिस इज योर प्रेजेंटेशन, यू आर अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ वैल्यूअर। तो आप अपियर कैसे करोगे? ऐसे उठोगे भूताड़ और आ जाओगे क्या? नहीं, आप खुद को ठीक करके सवार के आओगे ना, तो आपका पेपर भी उतना ठीक होके सवार के जाना चाहिए, ये पता है रखना। अंडरस्टूड? जैसे हम भी लिखते तो हम कोशिश करते कि हर एक चीज में हम हेडिंग डालने की कोशिश करते, जैसे कंपनी का अकाउंटिंग शुरू किया बराबर हेडिंग डाला, फॉर्मेट बनाया, वैसा आप भी करिए। हर एक लेजर अकाउंट पे डेट, पर्टिकुलर लेजर फुल लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोमिनेंटली एक हाथ दो जगह बना दो, फिर आगे नहीं बनाया तो चलेगा। स्पीड पे, टाइम पे ध्यान रखो, समय कितना हो रहा है, एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम डेडिकेटेड है मेरे लिए, मैं कितना टाइम देना चाहता हूं। फर्स्ट आवर में फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और फाइनल अकाउंट्स। अगर 1 घंटे बन गया तो आगे आपके पास अच्छा खासा समय मिल सकता है, आपको आगे आप बना सकते हो। इस प्रकार से करिए। ऑप्शन में क्या छोड़ना है उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कीजिए। पता चला गलती से दोनों बना लिए, वो तो ऑप्शन में था, अननेसेसरी टाइम गया, आपका उधर का एक वैलिड क्वेश्चन छूट गया, तो अंडरस्टैंड दैट विच क्वेश्चन इज इनटू ऑप्शन, विच क्वेश्चन इज नॉट इनटू ऑप्शन। सॉल्व पेपर कंप्लीटली एंड ट्राई टू मैनेज 5 मिनट्स टाइम। पेपर खत्म होने के 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले तक पेपर खत्म हो जाना चाहिए, so that those remaining times you can do some underline, you can do some designing, drawing, इधर लाइन डालना उधर ये करना, वो आप सब कर सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, वो प्रॉपर करना है। रोल नंबर्स प्रॉपर देखना है, वो स्टिकर्स विकर्स जो भी आपके प्रॉपर चिपकाना है वो सारा आराम से करना है। डोंट गेट पैनिक। जाने के बाद एग्जाम सीट पे बैठने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ गया है, नो प्रॉब्लम, कंडेंस योरसेल्फ, आराम से बोलो कि मैंने तैयारी की है, साल भर मेहनत की, उसी को मुझे एग्जाम देना है, नो वरीज, ठीक है। इधर उधर बातें मत करो, लोग हे वो पढ़ा क्या, अरे वो पढ़ा, अरे वो आने वाला है, हाँ छोड़ देना, मैंने सब किया है, सब आने वाला है, टेंशन नहीं है, बराबर है। किसी से कुछ सुनना नहीं, बोलना बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे रहने दे, ऐसे करके बढ़िया अपना चैंटिंग करने का, बढ़िया अपना जो है पॉजिटिविटी अपने एनवायरमेंट में रेडी करने का। इफ यू चैंट लिटिल बिट, इफ यू हैव सम पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी विल बी अराउंड यू एंड देन स्टार्ट द पेपर, नो प्रॉब्लम, राइट। डू इट वेरी नाइसली एंड लेट मी नो आपका पेपर कैसा गया, एंड डेफिनेटली आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू शुड बी इन फ्लाइंग कलर्स डेफिनेटली, एंड एग्जाम खत्म होने के बाद रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए तुरंत, ठीक है। मई में, अप्रैल में एग्जाम खत्म हो रही है, मई आपका ऑफ है, मई में आपको जो बढ़िया पढ़ाई करनी है फाउंडेशन की, और जून में तुरंत आपकी एग्जाम रहने वाली है, राइट गाइज। सो टाटा, ऑल द बेस्ट, डू ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।